नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी 2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, यूपीपीसीएल टीजी 2 के अलावा यूपी आर्मिनल टीजी 2, डीआरडीओ, इसरो, एनपीसीआईएल, सेल आदि एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आपका आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो इलेक्ट्रीशियन से, तो आप इस सीरीज को देख कर चले जाना। यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। और दोस्तों, आप सारी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो में रिपीट हो रहा हो। सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी का प्रतिरोध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि शून्य होता है। आप सभी को पता होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों वैद्युत ऊर्जा की इकाई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि वोल्ट एम्पियर इंटू घंटा इसका राइट आंसर है। जो कि आप देख सकते हैं वैद्युत ऊर्जा बराबर वी आई टी होता है, जहाँ की वी वोल्ट, आई एम्पियर और टी समय को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, वैद्युत आवेश का यूनिट है। सही उत्तर कूलाम होता है, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि धारा की इकाई होती है वो एम्पियर होती है, और वोल्टेज की जो इकाई होती है वोल्ट होती है, शक्ति की इकाई वाट होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि कॉपर की सबसे कम होती है, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। कॉपर की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें चालक पदार्थ में सिल्वर के बाद दूसरा स्थान है, तथा गोल्ड सोना का तीसरा स्थान है, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का साइज अधिकतम होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, जो कि 10 ओम और 50 वाट इनका साइज अधिकतम होगा। चलिए, क्यों अधिकतम होगा हम बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों, यदि दो रजिस्टेंस समान कैपेसिटी के हैं तथा उनकी पावर रेटिंग अलग अलग है, जिस रजिस्टेंस की पावर रेटिंग ज़्यादा होगी उस रजिस्टेंस की साइज अधिक होगी, जिसकी पावर रेटिंग अधिक होगी उस रजिस्टेंस का साइज बड़ा होगा। इसलिए दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, किसी 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है। प्रत्येक किलो वाट घंटे की ऊर्जा की खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा? जैसे कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर यानी वैद्युत ऊर्जा बराबर फार्मूला दिया गया वी आई टी। यहाँ पर देख सकते हैं टी बराबर हमें निकालना है, मतलब समय निकालना है। फार्मूला लगाएंगे E/V²। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, वी का मान दिया गया है, आर का मान दिया गया है, यहाँ पर इसमें मान रख देंगे, आपका जो उत्तर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, पूरा मान रख के आप हल कर लेंगे तो आपका 50 घंटे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि आप जान सकते हैं, ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए हम बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों इसमें देख लेते हैं, क्या देख सकते हैं, धारा यानी I/V नियतांक, ये दोस्तों सही होता है, जो कि आर बराबर देख सकते हैं V/I होता है, जो कि आप जान सकते हैं। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं I/V दिया है, जो कि यहाँ पर ये भी गलत है दोस्तों, जो कि V बराबर IR होता है। V बराबर IR आपका होता है, तो यहाँ पर R नियतांक जो होता है, यहाँ पर R बराबर निकालेंगे तो V/I होगा। V/I होगा, जबकि यहाँ पर दिया गया I/V। ये दोस्तों आपका सही नहीं है। जबकि दोस्तों नियतांक R बराबर V/I ये सही है, और V बराबर IR होता है, ये भी सही है। जबकि दोस्तों धारा धारा बराबर यानी I बराबर R/V ये नहीं होता है दोस्तों, V बराबर IR होता है। आपका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका ऑप्शन बी सी सही है। चलिए, यहाँ पर दोस्तों गलत दिया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
जैसा कि यहाँ पर समांतर में संबंधित दो एक जैसे लैंप 240 वोल्ट स्रोत से लगे हैं तो प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि 240 वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जैसा कि निम्नलिखित में से डैश डैश अर्धचालक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि ये जर्मेनियम अर्धचालक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये अर्धचालक धातुएं होती हैं। इसकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ है। सही उत्तर पेपर है, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल वह होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। कॉपर, स्वर्ण, चांदी कंडक्टर मटेरियल होते हैं जैसे कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसलिए इसे चालक कहते हैं। अगला प्रश्न, चालकता को निम्नलिखित में अभिव्यक्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है जो कि म्यो इसका राइट आंसर है। जैसा कि प्रतिरोध का मात्रक जो ओम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, विशिष्ट चालकता का मात्रक म्यो प्रति मीटर होता है, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कॉपर के निम्नलिखित गुण के कारण इसमें इसके तारों का प्रयोग संयोजन तारों के रूप में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है जो कि निम्न वैद्युत प्रतिरोध इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसका टिक पहले से हम इसलिए लगा देते हैं ताकि आपको पीडीएफ दे दी जाए तो इसका चिन्ह वहाँ पर लगा हुआ मिले और आप एग्जाम के टाइम पर इसे फास्ट रिवीजन कर सकें पीडीएफ के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप जान सकते हैं दोस्तों, शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है। राइट आंसर बढ़ता है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक संयोजकों के साफ करने के लिए एक विशेष विलायक प्रयुक्त होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, टीवी के लिए प्रयुक्त समाक्षी केबल जिसकी डैश डैश प्रतिबाधा होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि 75 ओम, ये इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रेडियो आवृत्ति के संचरण टेलीफोन टीवी इत्यादि में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया है समाक्ष केबल की तुलना में तंतु प्रकाशित के प्रमुख लाभ डैश डैश हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि कम क्षति, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया इसका प्रयोग समुद्र तट एवं नगर में टेलीफोन लाइनों में मुख्य रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि आप जान सकते हैं डैश डैश विद्युत नेटवर्क का प्रकार है जो अध्यारोपण के नियम का पालन नहीं करता है और साथ ही परिपथ प्रचालों के मान विभिन्न कारकों जैसे धारा, वोल्टेज इत्यादि के आधार पर बदलते रहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि अरैखिक नेटवर्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको दिया गया जो कि आप देख सकते हैं डैश डैश चिन्ह का उपयोग आरक्षित ऊर्जा स्रोतों अथवा नियंत्रित वोल्टेज स्रोत जिसका उपयोग कई विद्युत उपकरणों के लिए एक तुल्य विद्युत स्रोत के रूप में होता है उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि हीरा, इसका सही उत्तर होगा। जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसका डायग्राम भी बना हुआ आप यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इनका फार्मूला भी दिया गया है, जैसे मतलब इनका फुल फॉर्म दिया गया है। जैसे कि CCVS का पूरा नाम आपको पूछ लेता है, वहाँ पर आपको बताना। जैसे कि दोस्तों इसका पूरा नाम जो होता है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, जो कि आप देख सकते हैं VCVS वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, VCCS वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, मतलब CCCS कंट्रोल करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ये इसके सारे फुल फॉर्म हैं। आप इसे जानना आपको बेहद ज़रूरी है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं एक विशेष सोल्डर संगठन जिसका प्रयोग पीसीबी में संगठक संयोजक के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि सीसा और टिन, इसका राइट आंसर होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टिन व लेड की भूरे रंग वाली ठोस मिश्र धातु होती है जिसका गलनांक 400 डिग्री सेल्सियस से शून्य होता है। कभी कभी गलनांक कम करने के लिए कुछ अन्य धातुएं जैसे सिल्वर, आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी, इंडियम इत्यादि को थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं अनुरूपित लेपन का उपयोग पीसीबी संयोजकों में डैश डैश के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि नमी और संदूषण के इलेक्ट्रॉनिक्स को बचाना, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न,
वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि यूरेका होती है, इसका सही उत्तर है। दोस्तों यह जो 40% इसमें 40% निकिल होता है जो कि दोस्तों, और 60% तांबा होता है, इससे मिलकर ये धातु बनाई जाती है। यह तन्य एवं उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु होती है। इसका उपयोग अधिक ऊष्मा न पैदा करने वाले प्रतिरोधक, रेगुलेटर आदि बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप जान सकते हैं, किसी बैटरी में अत्यधिक आवेशन का निम्नलिखित परिणाम होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, धनात्मक प्लेट लेड पेरोक्साइड में संरक्षित होने लगती है, जिससे वह कमजोर पड़ जाती है और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने लगता है। ये दोनों इसके सही उत्तर हैं। चलिए अगला प्रश्न। सीसा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि अम्ल का आपेक्षिक घनत्व, ये इसका सही उत्तर होगा, इसमें वृद्धि होती है। अगला प्रश्न। लेड एसिड बैटरी के सिरे डेड डैश से बने होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि लेड से बने होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों ये शुष्क बैटरी के सिरे पीतल से बने हुए होते हैं, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न। सेलों से ज़्यादा वोल्टता खींचने के लिए उन्हें डेड डैश लगाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि सीरीज क्रम में लगाया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि सेलों से ज़्यादा वोल्टता प्राप्त करने के लिए उन श्रेणी क्रम में लगाया जाता है तथा अधिक धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उच्च धारा तथा उच्च वोल्टता प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर सीरीज क्रम में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न। शुष्क सेल में डेड डैश डिपोलराइजर होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। जैसा कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक 444 मतलब 144 सॉरी दोस्तों 144 एम्पियर इंटू आवर बैटरी 8 एम्पियर करंट लगभग कितने घंटों तक ऊर्जा प्रदान करेगी? सिंपल सा फार्मूला होता है जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, AH होता है। AH मतलब जान सकते हैं, यहाँ पर पूरा मान रख देंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 8 से भाग दे देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो कि 18 घंटे इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निकिल आयरन सेल होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि सेकेंडरी सेल होता है, ये इसका सही उत्तर है। अब हम बात करते हैं इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.2 से लेकर 1.5 वोल्ट तक होता है। स्टील की प्लेटें काफ़ी मजबूत होती हैं, इसलिए सेल की आयु लेड एसिड से सेल से अधिक होती है। यह अधिक समय तक विसर्जित अवस्था में रह सकता है। अगला प्रश्न। यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो तो? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकाल कर बैटरी को सुखाकर शुष्क, ठंडे व स्वच्छ स्थान पर सुरक्षित रख देना चाहिए, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि रासायनिक ऊर्जा, ये इसका सही उत्तर है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि आप देख सकते हैं, वोल्टेज में अकस्मात वृद्धि का कारण हो सकता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप जान सकते हैं, ऑप्शन नंबर है शून्य भार पर संधारित आन है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। प्रेरकत्व की यूनिट है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि हेनरी होती है, ये इसका सही उत्तर है। बाकी आप सभी को पता होगा जो कि ये सभी के रेजिस्टेंस ओम का मात्रक है, फैरेड धारिता का मात्रक है, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि किसी कुंडली की प्रेरकत्व निम्नलिखित पर निर्भर करती है। सही उत्तर, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, वायर के टर्नों की संख्या पर और क्रोड की सामग्री पर, वायर के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, ये सभी इसका सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न। संधारित्र है। सही उत्तर, AC के लिए आसान मार्ग देता है लेकिन DC को अवरोध कर देता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। 100 वाट एवं 220 वोल्ट वाली विद्युत बत्ती में विद्युत धारा क्या होगी? सही उत्तर, जैसा कि दोस्तों I बराबर P/V होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, मान रख देंगे, आप इसे हल कर लेंगे, आपको जो उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 5/11 एम्पियर, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक 230 वोल्ट इंस्टॉलेशन में क्या होगा? सही उत्तर, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपका दिया गया है, जो कि इसमें हल करेंगे तो आपका 218 यूनिट सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर W1 बराबर देख सकते हैं, वाट गुणे
घंटे और पूरा यहाँ पर दिन विन रख कर पूरा हल कर लेंगे, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा इसे सारे मान को हल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी 218 इसका राइट आंसर होगा। चलिए तीनों को हल करना है, फिर बाद में आपको निकालना है इसका निष्कर्ष। चलिए अगला प्रश्न। बिजली की एक यूनिट 1 किलोवाट घंटा से 100 वाट का बल्ब निम्नलिखित अवधि तक जलेगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 10 घंटा जलेगा, इसका सही उत्तर है, जैसा कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 1000 वाट वाले तापक को 5 घंटे प्रयोग किया गया तो 1.5 रुपये मतलब 1.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा का मूल्य होगा। सिंपल सा फार्मूला होता है जो कि आप सभी लोग जानते होंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक होता है। इसका मान निकालेंगे, फिर इसे 1.5 रुपये में गुणा कर देंगे। पहले यूनिट निकाल लेंगे, फिर 1.5 रुपये में गुणा कर देंगे। आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 7.5 रुपये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। 30 दिन वाले मास में प्रतिदिन 10 घंटे के लिए 5 वाट के लैंप के प्रज्वलन में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा kWh में है। सही उत्तर जैसा कि ऑप्शन नंबर बी 15 यूनिट, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एनर्जी बराबर PH और इंटू डी। दोस्तों यहाँ पर मान रखेंगे तो 15 एम्पियर इंटू आवर आ जाएगा। इसकी एनर्जी जो होगी, जो इसे 1500 जो है इसे किलो में बदल लेंगे तो 1.5 किलो वाट आवर इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 15 यूनिट सिर्फ दिया गया है, यहाँ पर यूनिट का मान देख सकते हैं जो कि दिया गया है। चलिए यहाँ पर जबकि आपका आंसर निकल कर आ रहा है एनर्जी ऑप्शन नंबर किलो में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है किसी गीजर पर 1500 वाट और 250 वोल्ट लिखा है, इसे 50 घंटे तक 250 वोल्ट के मीन्स में संयोजित रखा गया। 2.2 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से खर्च की गई बिजली का कुल माल कितना होगा। कुल मूल्य कितना होगा, आपको कितना पैसा बताना है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा वाट इंटू घंटे इंटू दिन, यही फार्मूला हो, तो आप 1000 से भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर 75 यूनिट आ जाएगा। फिर 75 में 2.2 का भाग गुणा कर देंगे तो आपका 165, इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है पीएन जंक्शन डायोड इंसुलेटर के रूप में काम करता है यदि इसे जोड़ा जाए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि रिवर्स बायस में जोड़ा जाए, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया जीनर डायोड तब तक कार्य करेगा जब तक इसे निम्नलिखित चालन में रखा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि पश्च चालन, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इसका मुख्य उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर की भांति कार्य करते हैं। यह एक ऐसा सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज सामान्य जंक्शन डायोड से कम होता है एवं पूर्व निर्धारित होता है। ये इसकी व्याख्या थी। अगला प्रश्न। पीएन जंक्शन निम्न की भांति कार्य करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि डायोड की भांति कार्य करता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। डायोड एक साधन है जिससे, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि एक दिशा में संचालित करना तथा दूसरी दिशा में अवरुद्ध करना, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है सेमीकंडक्टर आंतरिक मेमोरी का विकास कंप्यूटर की जिस पीढ़ी में हुआ वह थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि तृतीय पीढ़ी, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। किस तरह का उपकरण डायोड है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि आरेखी, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। एक डीसी जनरेटर डैश डैश में बदलता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये इसका सही उत्तर है। और ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पर कार्य करता है। और डीसी जो मोटर होती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न। किसी डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोजन डैश डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि एसी को डायरेक्ट करंट में बदलना, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट आर्मेचर कुंडली में धारा की दिशा जब वह चुंबकीय उदासीन अक्ष यानी एमएनए को पार करती है तो परिवर्तित हो जाए दिक् परिवर्तक कहलाती है। यह समय कहलाता है। ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट व्याख्या थी। अगला प्रश्न। अलग उत्तेजन के लिए
किस प्रकार के स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि सोलर का प्रयोग नहीं किया जाता, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जब डीसी सीरीज जनरेटर में लंबी ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में जोड़ा जाता है तो इसे डैश डैश कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि बूस्टर कहते हैं, इसका सही उत्तर है। सीरीज बूस्टर किसी अन्य प्रदाय से धारा प्राप्त करने वाली फीडर की टर्मिनल वोल्टता को बढ़ाने के काम में आते हैं। इसका प्रयोग रेल इंजनों में पुनर्जननी ब्रेक को क्षेत्र धारा प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न। शंट क्षेत्र कुंडली में निम्न धारा वहन होती है लेकिन बहुत तीव्र चुंबकीय क्षेत्र तैयार करना होता है, इसका कारण क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि फेरों की बड़ी संख्या, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, क्षेत्र कुंडली को लपेटने के लिए किस प्रकार की तार का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि इनेमल्ड की हुई कॉपर तार, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि कॉपर की चालकता अधिक होती है, चांदी के बाद दूसरा स्थान है इसका, और क्षेत्र कुंडली में किसी मोटर के सीरीज या शंट में लगाई जाती है। अगला प्रश्न। कोई डीसी शंट जनरेटर 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टता पर भार को 15 एम्पीयर प्रदान करता है। शंट फील्ड प्रतिरोध 220 ओम है, आर्मेचर धारा डैश डैश होगी। आपको धारा निकालना, जबकि धारा आपको शंट धारा, जैसे कि लोड धारा यहाँ पर दिया गया है 15 एम्पीयर, और आपका शंट धारा निकालना जो कि आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको इसमें बता देते हैं कैसे हल करना। जैसे कि दोस्तों शंट प्रतिरोध दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है, लोड धारा दी गई, यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे। जैसे कि शंट धारा यानी शंट धारा बराबर वी अपान आर होता है, जो कि यहाँ पर पूरा मान रख देंगे और इसे हल कर लेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं शंट धारा आ गई 1 एम्पीयर। फिर दोस्तों आर्मेचर धारा निकालेंगे, जैसे कि शंट धारा और लोड धारा इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका 16 एम्पीयर इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 HP 230 मतलब 230 डीसी शंट मोटर आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है, स्टार्टर के बिना धारा डैश डैश है। जैसा कि फार्मूला दिया गया V बराबर IR, यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे तो आपका यहाँ पर मान आ जाएगा, जो कि आप जान सकते हैं 1150 सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी डीसी सीरीज मोटर के सामान्य परिचालन के दौरान यदि फील्ड वाइंडिंग अचानक खुले परिपथ की हो जाती है तो मोटर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि नहीं चलेगी, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, इसका EMF का फार्मूला भी जान सकते हैं, 5ZNP/60A। दोस्तों यहाँ से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में कुंडलन के माध्यम से कॉपर हानि डैश डैश के अनुपातिक होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि धारा के वर्ग के अनुपातिक होती है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ डैश डैश से जोड़ा जाना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि समांतर से जोड़ा जाना चाहिए, इसका सही उत्तर है। जैसा कि सीरीज फील्ड को आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है, जो कि कर्म टर्न होती है इसमें। अगला प्रश्न। जब फ्लक्स बढ़ाया जाता है तो डीसी शंट मोटर की गति पर क्या असर होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि घटती है, ये इसका सही उत्तर है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न। दोस्तों अगले प्रश्न, जैसा कि यहाँ पर अगले प्रश्न जाने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समांतर क्रम में संयोजित होती है, जबकि शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटों वाली बनाई जाती है। शंट मोटर को लोड रहित अवस्था में चलाया जाता है। शंट मोटर का उपयोग कम लोड वाली मशीनों को स्थिर गति पर चलाने के लिए किया जाता है, जैसा कि दोस्तों लकड़ी का रंडर, गोली, आरी, ग्राइंडर, पॉलिशर, ब्लोअर, मोटर जनरेटर सेट, छपाई मशीन इत्यादि में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न जाने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी PDF दे दी जाएगी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कॉट संयोजन को डैश डैश में बदलने का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि आप जान सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज आपूर्ति में, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं स्कॉट कनेक्शन का प्रयोग
3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यह विधि वैज्ञानिक चार्ल्स एफ स्कॉट ने बनाई थी। इसमें 2 ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता होती है, जिसमें कि एक ट्रांसफार्मर का अनुपात 1:1 होता है, जिसे मुख्य ट्रांसफार्मर कहते हैं, तथा दूसरे का 0.866:1 होता है, उसे गीजर ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली नमी को रोकने हेतु ब्रीदर के अंदर उपयोग किया जाने वाला पदार्थ डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि सिलिका जेल होता है, इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम सिलिका जेल के बारे में बात करते हैं। सिलिका जेल का रंग नीला होता है। सिलिका जेल का रंग बाद में बैंगनी तथा अंत में गुलाबी हो जाता है। गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है कि सिलिका जेल में नमी सोखने की क्षमता समाप्त हो गई है। इसे निकालकर पुनः 150 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस पर पकाकर दोबारा प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, जैसा कि दिया गया, एक सोलेनॉइड 2 कुंडलियों का प्रयोग करता है, डैश डैश वाइंडिंग कहलाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि पुल इन और होल्ड आउट, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर का मूल कार्य निम्नलिखित में परिवर्तित करना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि वोल्टेज, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि दोस्तों 2 ट्रांसफार्मर समांतर में चल रहे हैं। ये दोनों निम्नलिखित के आधार पर लोड का सहभाजन करेंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रति इकाई प्रतिबाधा, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति डैश डैश में परिवर्तन के बिना एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि आवृत्ति, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध मापन के लिए प्रयुक्त होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि व्हीटस्टोन सेतु, इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम बात करते हैं, मेगर उच्च प्रतिरोध मापन किया जाता है। मेगर से मैक्सवेल ब्रिज द्वारा माध्यम श्रेणी के प्रेरकत्व का मापन किया जाता है, जो कि अधिक जानकारी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, ESD का अर्थ डैश डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, निम्न में कौन शक्ति गुणांक सुधार की विधि नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि दोस्तों प्रतिरोध का समांतर का प्रयोग, ये इसकी सुधार विधि नहीं, जबकि दोस्तों ये स्थिर संधारित्रों का प्रयोग, फेज एडवांसर का प्रयोग, तुल्यकालिक कंडक्शन का प्रयोग, ये सारी इसकी सुधार की विधि हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र एब्सोल्यूट वर्ग का है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि टेजेंट गैल्वेनोमीटर, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक पैनल प्रकार के वोल्ट मापी में एक लेखनी एक ग्राफ कागज के गतिमान है, तो उसका वर्ग है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि द्वितीयक यंत्र संग्रहण प्रकार का, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो यंत्र हैं जो किसी वैद्युत राशि को मान दर्शाते हैं, जैसे कि अमीटर, वोल्ट मीटर इत्यादि। अगला प्रश्न, 1 किलो ओम प्रति वोल्ट सुग्राहिता वाले यंत्र का मोटर प्रतिरोध होगा, जबकि माप सीमा 50 वोल्ट है। सिंपल सा फार्मूला है, जैसे कि आप देख सकते हैं, फार्मूला जो दिया गया है RM/V, यहाँ पर इसका मान रख देंगे, तो जैसे कि आपका मान यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 50,000 ओम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, नीचे दर्शाए गए चित्र का परिपथ निम्न प्रतिरोध मापन हेतु अभिकल्पित वोल्टता पतन की इस विधि द्वारा गणना में न्यूनतम त्रुटि रखने के लिए क्या होगा। जैसा कि हम बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एमीटर का प्रतिरोध निम्न तथा वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ओम मीटर का उपयोग में लाने से पूर्व यह आवश्यक है कि। सही उत्तर, जैसे कि दोस्तों उसकी प्रोब को शॉर्ट सर्किट कर लें, उपयुक्त माप सीमा का चयन कर लें, संकेतक को शून्य प्रतिरोध हेतु समायोजित कर लें, ये इसका सभी उत्तर हैं। अगला प्रश्न, अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाला वैद्युतिक परिपथ डैश डैश कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि खुला परिपथ कहलाता है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक BOT इकाई डैश डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1000 वाट घंटे होती है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, नीचे दर्शाए गए एनर्जी मीटर की रीडिंग क्या है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें एनर्जी मीटर की रीडिंग क्या होगी, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा
9091 इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं, एनर्जी मीटर की रीडिंग प्रथम स्केल 9, दूसरे स्केल पर 0 तथा तीसरे स्केल पर 9 तथा चौथे स्केल पर 1 है, तो कुल रीडिंग आपकी 9091 हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले में 9 है, दूसरे में 0 है, तीसरे में 9 है, फिर 1 है, फिर 8 है, फिर 909, फिर दोस्तों यहाँ पर 1, फिर 9, मतलब 8। ये इसका मान लो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि खोखला बेलन, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि 3 फेज प्रेरण मोटर में बॉडी के ऊपर एक टर्मिनल बॉक्स लगा होता है तथा स्टेटर में 2 सिरा प्लेटें भी लगे होते हैं। अगला प्रश्न, जब प्रेरण मोटर का रोटर सामान्य गति प्राप्त कर लेता है तो उसमें उत्पन्न आवृत्ति होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि कम हो जाती है, इसका सही उत्तर है। जैसे कि आवृत्ति बराबर स्लिप गुणे फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि दिया गया है। अगला प्रश्न, एक त्रिकली प्रेरण मोटर 1200 आरपीएम पर घूम रही है जबकि आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो पोलों की संख्या क्या होगी। सिंपल सा फार्मूला होता है, जो कि आप जान सकते हैं। इस फार्मूले पर मान रख देंगे तो आपको पोलों की संख्या 5 आ जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, 20 किलो वाट 4 पोल 400 वोल्ट 60 हर्ट्ज 3 फेज 1728 आरपीएम प्रेरण मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से चलाया जाता है, तो मोटर क्या होगी। सही उत्तर, जैसा कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1728 आरपीएम से कम पर चलेगी, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा मान निकाला गया, तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं 1500 आरपीएम आ गए, जो कि आपको 1728 एम्पियर से कम चलेगी। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रेरण मोटर के शाफ्ट का व्यास सबसे कम होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि 20 HP 2880 आरपीएम, ये इसका सही उत्तर होगा, मतलब इसका सबसे कम व्यास होगा। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जैसे कि 20 HP 2880 आरपीएम प्रेरण मोटर के शाफ्ट का व्यास सबसे कम होगा। स्पीड बढ़ने के साथ ही शाफ्ट का व्यास कम होती है, और क्योंकि उच्च गति के लिए शाफ्ट का हल्का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज सप्लाई पर 1440 आरपीएम पर चलती है, तो विसर्पण गति ज्ञात कीजिए। सिंपल सा फार्मूला मान रख देंगे, आपका जो यहाँ पर स्लिप निकाल लेंगे, तो आपका इसमें 60 आरपीएम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं, पिंजरा रूपी यानी स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की तुलना में स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि ज़्यादा होता है, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सर्वात्रिक मोटर निम्नलिखित पर चल सकती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों पर चल सकती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर सबसे सस्ती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि संधारित्र यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, संधारित्र यानी कैपेसिटर किस्म के पंखे में संधारित्र यदि शॉर्ट सर्किट हो जाए तब पंखा क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नहीं चलेगा, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, अल्टरनेटर की आउटपुट डैश में अंकित की जाती है। सही उत्तर आप सभी को पता होगा, जो कि किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त की जाती है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर की आउटपुट डैश को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि फ्रीक्वेंसी, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों, किसी अल्टरनेटर के घूर्णन करने वाले भाग को घुमाने के लिए प्रयुक्त यांत्रिक प्रणाली प्राइम मूवर कहलाती है। ये मुख्यतः अल्टरनेटर्स होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अल्टरनेटर की वोल्टता नियमन निम्न सूत्र दर्शाया जाता है। सही उत्तर, जैसा कि दोस्तों, वेरिएबल वोल्टेज बराबर होता है आपका नो लोड माइनस फुल लोड अपान फुल लोड गुणे 100। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। जैसा कि अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अल्टरनेटर को समांतर में प्रचालित करने से क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि अतिरिक्त लोड को वहन किया जा सकता है, इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न आपका दिया गया, इलेक्ट्रिक करंट में ऊष्मन प्रभाव के सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कार्य नहीं करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि डीसी मोटर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि इलेक्ट्रिक करंट के ऊष्मन प्रभाव के सिद्धांत पर डीसी मोटर कम नहीं करता है, मतलब काम नहीं करता है, तथा वाटर हीटर, टंगस्टन फिलामेंट लैंप तथा इलेक्ट्रिक केतली ऊष्मन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न, फ्लोरोसेंट ट्यूब है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि एक निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि निम्नलिखित में से कौन गैस डिस्चार्ज लैंप है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सोडियम वाष्प लैंप, उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप, निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप, ये सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, थर्मोस्टेट की द्विधातु स्ट्रिप निम्नलिखित की बनी होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि ब्रास आयरन की बनी होती है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सीएफएल किसके समान सिद्धांत पर कार्य करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि प्रदीप्ति लैंप, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, सीएफएल जो है प्रदीप्ति लैंप के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें एक वायु रहित निर्वात कांच के बल्ब में एक कार्बन का फिलामेंट लगाया जाता है, जो फिलामेंट के सहारे देने के लिए एक कांच का स्तंभ तथा एक धात्विक तार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कंडेला निम्न में किसकी इकाई है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि ज्योति तीव्रता की इकाई है, इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रदीप्ति लैंप यानी फ्लोरोसेंट लैंप में चोक क्या करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि प्रारंभ में आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, इसका सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया, यदि जलती हुई ट्यूब लाइट का स्टार्टर निकाल दिए जाते हैं तब ट्यूब लाइट क्या होगी, जलती रहेगी। अगला प्रश्न दिया गया है, सभी अर्थ वायर तथा अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर्स आमतौर पर निम्नलिखित किस विकल्प के बने होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि गैल्वेनाइज्ड स्टील के बने होते हैं, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, सभी अर्थ वायर तथा कंटिन्यूटी कंडक्टर्स गैल्वेनाइज्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है। इनकी चालकता अच्छी होती है तथा सस्ते भी होते हैं। अर्थ वायर कॉपर तथा एल्युमिनियम के भी बने होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कम किया जाता है क्योंकि ये महंगे साबित होते हैं। अर्थ वायर सुरक्षात्मक दृष्टि की भांति काम करती है तथा विद्युत परिपथ में प्रदोष के समय धारा को ग्राउंड कर देती है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट व्याख्या थी। अगला प्रश्न, कम वोल्टेज पर बिजली उत्पादन और उच्च वोल्टेज पर बिजली संचरण का मुख्य कारण क्या है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, जनरेटर की इंस्टॉलेशन लागत वोल्टेज के साथ बढ़ जाती है, इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों आज के हमारे प्रश्न कंप्लीट हुए, जो कि हमने काफ़ी प्रश्नों को हल किया, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो ITI लेवल का, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, NPCIL, सेल, UP आर्मिनल, TG2, DRDO और दोस्तों UPPCL TG2 का जो एग्ज़ाम आ रहा है, ये सारे एग्ज़ाम के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये सारी क्लास आप ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें 35 वीडियो लगभग डाल दिया है। ये सारे सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न है, कोई ऐसा सिंगल सा भी प्रश्न नहीं है जो कि एक वीडियो से दूसरे वीडियो में रिपीट हो रहा हो। सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न है। इसके लिए दोस्तों आपको सारी वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपका पूरा इलेक्ट्रीशियन कवर हो चुके। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।